नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है बिजनेस वॉच का, तो चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। हायर स्टडीज के लिए भी अब मदद मिलेगी। जी हां, एलआईसी यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों का ध्यान रखते हुए गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप 2024 की शुरुआत की है। यह स्कॉलरशिप शैक्षणिक वर्ष 2021-22 और 24 में कम से कम 60% अंक के साथ 12वीं या डिप्लोमा की पढ़ाई पूरी करने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए। इसी के साथ 2024-25 में फर्स्ट ईयर में दाखिला लेने वाले भी इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कॉलरशिप के तहत जिन बच्चियों को चुना जाएगा उन्हें 10वीं के बाद हर साल 1500 रुपए दिए जाएंगे, ताकि वे सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों या संस्थानों में आगे की पढ़ाई पूरी कर सके। इसमें आईटीआई या 12वीं की पढ़ाई भी शामिल है। राशि का भुगतान 2 किस्तों में किया जाएगा, यानी साल में 2 बार 7500 रुपए का भुगतान किया जाएगा। यह अमाउंट चयनित छात्रों के बैंक अकाउंट में एनईएफटी के जरिए भेजा जाएगा। इसके लिए लाभार्थियों को आईएफएससी कोड के साथ अपने बैंक अकाउंट की जानकारी और एक कैंसिल चेक देना होगा। यहाँ ये ध्यान में रखने वाली बात है कि जिस भी अकाउंट में पैसे जाने हैं वो एक्टिव हो। एलआईसी के स्कॉलरशिप के जरिए उन छात्रों की मदद की जाएगी जो पैसे के अभाव में उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। अगर चुने गए उम्मीदवार चिकित्सा के क्षेत्र में आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, जैसे कि एमबीबीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीटीएस, तो उन्हें पढ़ाई के दौरान 40,000 रुपए का भुगतान 2 किस्तों में किया जाएगा। अगर कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहता है, जैसे कि बीए, बीटेक, बीआर, तो उन्हें 30,000 रुपए की वार्षिक छात्रवृत्ति मिलेगी। इसका भी भुगतान 2 किस्तों में किया जाएगा, यानी कि साल में 2 बार 15-15 हजार रुपए मिलेंगे। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं, जहां एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों के लिए सेबी राहत लेकर आया। एसआईपी के तहत आपके बैंक खाते से एक निश्चित राशि कटकर फंड मैनेजर के खाते में जाती है। इसी में निवेश पर आपको रिटर्न मिलता है, लेकिन कई बार मासिक किस्त कटवाने में आप चूक जाते हैं। कई बार किस्त कटने की तारीख पर आपके खाते में राशि कम हो जाती है। ऐसा ही लगातार 3 बार होने पर फंड मैनेजर आपकी राशि का निवेश बंद कर देता है। आपके खिलाफ जुर्माना लगा दिया जाता है। आपको इसी जुर्माने से बचने के लिए सेबी नई पहल लेकर आया है। इसके तहत थोड़ी सतर्कता बरतने पर आपको 3 किस्त बाउंस होने की पेनाल्टी नहीं भरनी पड़ेगी। 1 दिसंबर से ही नए साल का ये तोहफा लागू हो गया है। सेबी ने एसआईपी कैंसिल करने की समय सीमा 10 दिन से घटाकर 2 दिन कर दिया, यानी आप केवल 3 दिन पहले एसआईपी बंद करने का आग्रह कर सकते हैं। अभी तक एसआईपी कैंसिल होने में 10 दिन का समय लगता था। इस कारण कई बार एसआईपी की निवेशकों को नुकसान उठाना पड़ जाता था। मान लीजिए कि एसआईपी की किस्त कटने के लिए हर महीने की 15 तारीख नियत है। 12 तारीख तक आपके बैंक खाते में उतनी राशि नहीं जमा हो पाती है। पहले भी 2 महीने में इसी कारण आपकी मासिक किस्त बाउंस हो चुकी है। ऐसे में आप 12 तारीख को एसआईपी कैंसिल करने का आग्रह कर सकते हैं और फंड मैनेजर को 15 तारीख से पहले एसआईपी को रद्द करना पड़ेगा और बाउंस चार्ज के नाम पर निवेशक के खाते से कोई पेनाल्टी भी नहीं काटनी होगी। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं, जहां प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की सैलरी ग्रोथ की रफ्तार में आई सुस्ती से अब सरकार भी परेशान हो गई है। कम सैलरी की मार अब देश के विकास पर पड़ने लगी। हाल ही में देश में अर्थव्यवस्था के विकास के चिंताजनक आंकड़े सामने आए हैं। प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की कम सैलरी को लेकर भारत सरकार की चिंता इसलिए और भी ज्यादा है क्योंकि प्राइवेट कंपनियों का मुनाफा कोई कम नहीं है। इसके बाद भी सैलरी बढ़ने का ग्राफ फ्लैट है। सैलरी ग्रोथ की रफ्तार के सुस्त पड़ने का असर खपत और डिमांड पर पड़ा है। शहरी खपत लगातार कम हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में तो केवल 0.8% सैलरी में इजाफा हुआ है। एफएमसीजी कंपनियों में भी वेतन केवल 5.4% बढ़ा है। प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारियों की हालत बदतर होती जा रही है। यह भी कारण है कि महंगाई को मिलाकर उनके वेतन को बढ़ाने की जगह गिरा हुआ ही कहा जा सकता है, क्योंकि इन कर्मचारियों की खरीदारी की क्षमता में भारी कमी के संकेत देखे जा रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की खराब सैलरी के कारण देश की अर्थव्यवस्था में आ रही सुस्ती को लेकर भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने उद्योग जगत को अपने गरीबों में पूरी तरीके से बात की, अपने गिरेबान में झांकने के लिए कहा। 2 कॉर्पोरेट सम्मेलन में नागेश्वरन ने कहा कि अगर कर्मचारियों की सैलरी नहीं बढ़ी तो देश को भारी नुकसान हो सकता है। इसका खामियाजा कॉर्पोरेट सेक्टर को भी उठाना पड़ेगा।
साइबर क्राइम के मामले समय के साथ साथ बढ़ते जा रहे हैं। साइबर अपराधी लोगों को ठगी का शिकार बनाने के लिए तरह तरह की तकरीबें अपना रहे हैं। ऐसे में हमेशा जागरूक रहने की आवश्यकता है। पिछले हफ्ते मुंबई में साइबर क्राइम का एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें व्हाट्सएप पर ठगी का शिकार हुए एक 75 वर्षीय बुजुर्ग को 11.1 करोड़ रुपए जालसाजों के हाथों गंवाने पड़े। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है। हाल ही में दिल्ली में भी एक बिजनेसमैन को 12 करोड़ रुपए का ठगी का सामना करना पड़ा। पहले फेसबुक के जरिए उनसे संपर्क किया और निवेश पर 8 गुना रिटर्न देने का वादा किया गया। बदलते वक्त के साथ साइबर अपराधी भी ठगी के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। सबसे पहले अपने शिकार का भरोसा जीतने के लिए ये छोटी निवेश पर भारी रिटर्न देने का वादा करते हैं। एक बार भरोसा जीत लेने के बाद ये आपसे बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहते हैं। जैसे आप निवेश के लिए इनके पास बड़ा अमाउंट जमा करते हैं, वैसे ये कांटेक्ट करने के सारे रास्ते बंद कर देते हैं। कई बार आपका क्रेडिट स्कोर देखे बिना ही आपको लोन के जरिए गारंटेड अमाउंट देने का वादा किया जाता है। इसमें लोन को आगे प्रोसेस करने के लिए कई बार आपसे कुछ पैसे भरने के लिए भी कहा जाता है। लोन देने के बदले एडवांस में पैसे लेने वाले लेंडर से हमेशा दूरी बनाकर रखें। इनकी विश्वसनीयता जांचने के लिए आपको इनकी वेबसाइट पर जाना होगा। अगर वेबसाइट HTTPS से शुरू होता है तो ये एस दर्शाता है कि पेज सुरक्षित और एन्क्रिप्टेड है, जबकि अगर ये सिर्फ HTTPS शुरू हो रहा है तो ये संकेत है कि कोई फिशिंग स्कैम है। हमेशा व्हाट्सएप, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया ऐप से डाउनलोड की जा रही चीजों पर पैनी नजर बनाए रखने की अब आवश्यकता है। हालांकि निवेश पर अधिक रिटर्न के झांसे में न आए और पूरी तरीके से खुद को सुरक्षित बनाए रखें। इस वक्त फ्रॉड लगातार बढ़ता जा रहा है। साइबर क्राइम के मामले कुछ इस तरीके से बढ़ते नजर आ रहे हैं कि अच्छे खासे लोग भी अब इसमें फंसते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन पूरी तरीके से जागरूक रहने की जरूरत है। हर एक ट्रांजैक्शन को पूरी तरीके से ध्यान देकर ही करने की जरूरत है। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं, जहां दुनिया में अब भारतीय ग्रेजुएट्स का डंका बजेगा। कई बड़ी कंपनियों में भर्ती की जाएगी। दरअसल भारतीय युवाओं के रोजगार की काबिलियत बढ़ती जा रही है। मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है, जहां पिछले साल भारतीय स्नातकों की रोजगार काबिलियत 51.2 थी, वहीं साल 2025 में इसके 55% तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया। यानी तेजी से आगे बढ़ रही वैश्विक अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पूरा करने के भारतीय युवा बेहतर योगदान देने की क्षमता रखते हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली जैसे शहरों में युवा प्रतिभाओं को रोजगार देने के अवसर बढ़ रहे हैं, जबकि पुणे, बेंगलुरु और मुंबई जैसे शहर कुशल कार्यबल उपलब्ध कराने के मामले में अग्रणी है। रिपोर्ट में यह भी बात निकलकर सामने आई कि साल 2025 में 24 के मुकाबले पुरुषों के लिए रोजगार दर 51.8% से बढ़कर 53.5% होने की संभावना है। महिलाओं के लिए रोजगार दर 50.9% से घटकर 47.5% होने का अनुमान है। आने वाले समय में वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारतीय युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सके, इसके लिए उन्हें गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता अभी से है। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं, जहां रातों रात लगभग 25% तक अंडे के दाम में वृद्धि हो गई। अब एक अंडे की कीमत 6.5 रुपए से बढ़कर 8 रुपए हो गई। संबंधित अधिकारियों का कहना है कि सर्दियों में अंडे की मांग बढ़ जाती है और साथ ही बांग्लादेश जैसे देशों से इसे निर्यात भी किया जा रहा है, जिसके चलते कीमत बढ़ी है। हालांकि पोल्ट्री इंडस्ट्री का कहना है कि अंडों की कीमत बढ़ने का कारण मुख्य रूप से बांग्लादेश में निर्यात किया जाना नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश भारत के पारंपरिक निर्यात बाजारों में से नहीं है। पश्चिम बंगाल पोल्ट्री फेडरेशन ने सर्दियों में अंडों की बढ़ती मांग, पोल्ट्री फील्ड की बढ़ती लागत और बांग्लादेश और मलेशिया जैसे देशों को किए जा रहे निर्यात को कीमत बढ़ने के पीछे की जिम्मेदार ठहराया है। ये देश निर्यात के दृष्टिकोण से भारत के लिए नया बाजार है। आपको जानकर हैरानी होगी कि नवंबर दिसंबर में इन दो देशों में करीब 5 करोड़ अंडे। फेडरेशन के महासचिव मदन मोहन मैती ने बताया कि अंडे की कीमतें सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही नहीं बल्कि पूरे देश में बढ़ी है। ऐसा पोल्ट्री फील्ड की लागत बढ़ने की वजह से हुआ।
देश में अंडों का कोई संकट या कमी नहीं है। उन्होंने कहा इसकी खुदरा कीमत प्रति पीस 7.5 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि थोक रेट 6.7 रुपए प्रति पीस है। उन्होंने इसके लिए मक्के की कीमत बढ़ने को भी जिम्मेदार ठहराया, जिसका इस्तेमाल पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों के दाने के रूप में होता है। साल 2021 में इसकी कीमत में 30% का इजाफा होते हुए 14 रुपए प्रति किलो से 28 रुपए प्रति किलो हो गया है। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं, जहां पूरी तरीके से व्यापारिक दृष्टिकोण से बांग्लादेश और पाकिस्तान एक साथ आते दिख रहे हैं। इससे सबसे ज्यादा नुकसान भारत को होगा। दरअसल बांग्लादेश ने पहली बार पाकिस्तान से भारी मात्रा में चीनी खरीदने का निर्णय लिया। अगले महीने कराची पोर्ट से चिटगांग पोर्ट तक चीनी की खेप भेजी जाएगी। ये सौदा कई वर्षों बाद हुआ है। बता दें आप, अब तक बांग्लादेश अपनी चीनी की जरूरत भारत से पूरी करता था, लेकिन भारत द्वारा चीनी निर्यात पर रोक लगाए जाने के कारण उसने पाकिस्तान से आयात का विकल्प चुना। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की इजाजत के बाद देश की शुगर इंडस्ट्री ने लगभग 600,000 टन चीनी निर्यात करने के समझौते पर हस्ताक्षर किया। इस समझौते के तहत चीनी का एक बड़ा हिस्सा बांग्लादेश को निर्यात किया जाएगा। पाकिस्तान से चीनी खरीदने से पहले बांग्लादेश भारत से चीनी मांगता था। 2021-22 में भारत से बांग्लादेश ने करीब 56.59 करोड़ डॉलर की चीनी मंगाई। 2023 की बात करें तो बांग्लादेश ने भारत से 353.46 मिलियन डॉलर का चीनी मंगाया है। देश में खाने के तेल का इंपोर्ट इस पिछले डिस्ट्रीब्यूशन ईयर में तेजी से बढ़ा और इसके चलते देश के इंपोर्ट बिल पर भी असर देखा जा सकता है। भारत का एडिबल ऑयल आयात नवंबर में 38.5% बढ़कर 15.9 लाख टन हो गया। इसकी मुख्य वजह सूरजमुखी तेल और कच्चे सोयाबीन तेल के आयात में तेज उछाल रहा। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी एससी ने गुरुवार को नवंबर के लिए वेजिटेबल ऑयल के इंपोर्ट के आंकड़े जारी किए। तेल विपणन वर्ष या ऑयल मार्केटिंग ईयर नवंबर से अक्टूबर तक होता है। सॉफ्ट ऑयल से अर्थ सोयाबीन तेल, सूरजमुखी के बीज के तेल आदि से है। इंडोनेशिया और मलेशिया भारत को आरबीडी, पामोलिन और कच्चे पाम ऑयल के प्रमुख सप्लायर्स हैं। सोयाबीन तेल मुख्य रूप से अर्जेंटीना, ब्राजील और रूस से इंपोर्ट किया जाता है, जबकि सूरजमुखी तेल रूस, यूक्रेन और अर्जेंटीना से आयात किया जाता है। शेयर बाजार में ऐसे कई ब्लू चिप स्टॉक हैं जिनकी बेहद ज्यादा पिटाई हो चुकी है और इसके चलते हुए बेहद ज्यादा खराब स्थिति में पहुंच चुके हैं। अब मोतीलाल ओसवाल की ही अगर बात कर लें तो चोटिल ब्लू चिप्स स्टॉक से वेल्थ बनाने की सीख लोग ले रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल ने गुरु मंत्र दे दिया है इसको सिखाने के लिए। मोतीलाल ओसवाल ने इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। हालांकि चोटिल ब्लू चिप्स स्टॉक्स हमेशा से लोगों की जुबान पर रहता है। ये लोगों को ये बताता है कि किस तरीके से लोग इससे बच पाए। शेयर मार्केट इस वक्त काफी ऊपर नीचे चलता हुआ नजर आ रहा है और शेयर बाजार में मोतीलाल ओसवाल की एक अहम भूमिका देखने को मिल रही है। इसके चलते वे बेहद ज्यादा चेटिल हो चुके हैं और इसी के साथ अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ऐसे शेयर्स अपने हाई से 30 से 80% नीचे भाव पर कारोबार कर रहे हैं। स्टॉक में निवेश करने वाले निवेशकों के हाल का समय बेहद कठिन रहा, लेकिन मोतीलाल ओसवाल ने अपना 29वां सालाना वेल्थ क्रिएशन स्टडी 2024 जारी किया। उसमें निवेशकों को चोटिल या घायल ब्लू चिप स्टॉक से वेल्थ क्रिएट करने का गुरु मंत्र दिया गया। मोतीलाल ओसवाल ग्रुप के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल ने 29वां सालाना वेल्थ क्रिएशन स्टडी 2024 जारी किया। इस रिपोर्ट में स्टॉक मार्केट में बिकवाली के चलते चोटिल हो चुके ब्लू चिप स्टॉक के जरिए वेल्थ यानी संपत्ति बनाने की सीख दी गई। बड़ी कंपनियों के शेयर्स ब्लू चिप स्टॉक की श्रेणी में आते हैं जो अपने क्वालिटी, भरोसेमंद और अच्छे और बुरे दोनों ही दौर में मुनाफा बनाने की क्षमता रखते हैं। पॉजिटिव गुणों को देखते हुए सामान्य समय में ब्लू चिप शेयर का भाव ज्यादा होता है। अडानी समूह ने अमेरिका को जवाब दे दिया। अडानी समूह ने श्रीलंका में पोर्ट बनाने के लिए अमेरिका की फाइनेंशियल कंपनी डीएफसी से अब कर्ज नहीं लेने का फैसला किया। कंपनी ने इस बंदरगाह को अपने दम पर बनाने का फैसला किया। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने बताया कि श्रीलंका में पोर्ट बनाने के प्रोजेक्ट की जरूरी फाइनेंस अब कंपनी अपने पास से और कैपिटल मैनेजमेंट प्लान के तहत खुद जुटाएगी। कंपनी ने बताया कि डीएफसी से धन उपलब्ध कराने के अनुरोध को हमने वापस ले लिया। स्टॉक एक्सचेंजों के पास 10 दिसंबर 2024 की देर रात फाइल किए गए
रेगुलेटरी फाइलिंग में अडानी पोर्ट्स एंड एसेज में इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया गया कि श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में वेस्ट इंटरनेशनल टर्मिनल प्रोजेक्ट पर काम तेजी के साथ चल रहा है और अगले वर्ष की शुरुआत से यह टर्मिनल काम करना शुरू कर देगा। कंपनी ने कहा अब इस प्रोजेक्ट के लिए जरूरी फाइनेंस कंपनी अपने पास से ही और कैपिटल मैनेजमेंट प्लान के तहत खुद जुटाएगी। अडानी पोर्ट्स एंड एसेज ने कहा अमेरिका की डीएफसी से धन देने के अनुरोध को हमने वापस ले लिया है। फिलहाल बिजनेस वॉच में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों को देखने के लिए बने रहें इंडिया वॉच के साथ।